बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम डॉक्टर नीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 2 जिसका अनुमान है कम्युनिकेशन इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, जिसमें हम आज यूनिट 7 और यूनिट 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 7 का अनुमान है अंडरस्टैंडिंग इंटरनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सेकंड पार्ट। जो इससे पहला वाला फर्स्ट पार्ट था वो हमने इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इस यूनिट का साफा कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट का थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, फिर हम कुछ पढ़ना यानी रीडिंग देखेंगे इस यूनिट के रिलेटेड, फिर हम बात करेंगे अल्फाज यानी जो भी वोकैबुलरी है इस यूनिट के रिलेटेड उस पर हम बात करेंगे, फिर सुनना और बोलना, फिर हम बात करेंगे तहरीर यानी जो भी तहरीर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, उनको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इस यूनिट में ग्रामर में हम डायरेक्ट और रिपोर्टर स्पीच को देखेंगे, फिर हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पे। इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो गैर मुतामिल अंदरूनी खत व किताबात की मज़ीद इकसाम क्या है उस पर हम बात करेंगे। इस यूनिट में वो हम तफसील से उसका खुलासा करेंगे और ये भी देखेंगे कि अंदरूनी खत व किताबात की इकसाम जो भी फॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं कि मिनट्स जो है ये यानी जो पॉइंट्स की एक समरी होती है उनको हम मिनट्स कहते हैं, या किसी भी मीटिंग के रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं उनको हम मिनट्स कहते हैं। तो यूजुअली ये मीटिंग के प्रोसीडिंग्स होते हैं उसके रिलेटेड, यानी जो भी रिटन रिकॉर्ड होता है मीटिंग के प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड होता है, तो वो सब चीज़ें इनमें डिस्कस की जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है। मिनट्स जो है ये दो अल्फाज हैं जिनके मुख्तलिफ मायने हैं।
अब हम बात करते हैं रीडिंग, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे नोटिस। नोटिस हम किसको कहते हैं? नोटिस जो है ये एक सर्कुलर की तरह होता है। जैसे जैसे एक सर्कुलर होता है वैसे ही नोटिस भी होता है, लेकिन सर्कुलर और नोटिस में एक स्लाइट डिफरेंस है, एक हल्की सी यानी इसमें डिफरेंस ये है कि जो पहला यानी जो नोटिस है, ये नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती है या कंपनी की वेबसाइट पे भी नोटिस हम देख सकते हैं जो एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म करने के लिए होती है। और जो लेटर यानी जो इसके बाद हमने जो डिस्कस किया हुआ है सर्कुलर, कि हमने इससे पहले कहा कि नोटिस जो है ये बिल्कुल सर्कुलर की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ हल्की सी डिफरेंस है। नोटिस जो है नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती है, इसमें इंडिविजुअल को इन्फॉर्म किया जाता है पर्टिकुलर टास्क के रिलेटेड, पर्टिकुलर मीटिंग के रिलेटेड उसे उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर जो है ये बाय हैंड दी जाती है, ये ईमेल के ज़रिए दी जाती है। इसमें नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसको हम सर्कुलर कहते हैं। तो ये स्लाइड डिफरेंस है सर्कुलर और नोटिस में, यही डिफरेंस है। जो नोटिस जो मीटिंग का रहता है उसको हम नोटिफिकेशन भी कहते हैं, जो हमेशा अटेंडीज़ को सबसे पहले उन्हें यही दिया जाता है, यानी मीटिंग को अटेंड करने से पहले उन्हें नोटिफिकेशन दी जाती है, उन्हें नोटिस दी जाती है मीटिंग के रिलेटेड। और जो भी यानी नोटिफिकेशन दी जाती है उसमें इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को हम देख सकते हैं, जैसे कि इस मीटिंग में कौन-कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इसमें शामिल होता है। इसमें ये भी लिखा होता है कि जो ये मीटिंग होने वाली है, इसका नेचर कैसा है? यानी क्या ये रूटीन बेस्ड है, इमरजेंसी बेस्ड है, स्पेशल कुछ स्पेशल इवेंट होने जा रहा है उसके रिलेटेड है, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने जा रहा है उसके रिलेटेड। फिर उसके बाद इसमें ये भी मेंशन किया जाता है डे क्या होने वाला है, डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, मीटिंग का जो भी टाइम है, डेट है, डे है, वो सब उसमें डिस्कस किया जाता है। फिर वेन्यू ऑफ द मीटिंग यानी इसमें दिखाए जाते हैं, इसमें मेंशन किया जाता है लोकेशन क्या होगी मीटिंग की, कहाँ पर पहुँचना है, किस जगह पहुँचना है, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर लिखा जाता है जो पर्पस रहेगा यानी पर्पस या एजेंडा जो है मीटिंग का, वो भी इसमें डिस्कस किया जाता है। फिर इसमें इसके अलावा जो भी सिग्नेचर रहते हैं, सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स वो भी इंक्लूड रहते हैं। इसमें ये भी इंक्लूड रहता है कि ये जो नोटिस है ये किस डेट पे ये अपलोड हो चुकी है, अगर जो वेबसाइट पे है, या किस डेट पे हमने इस नोटिस को निकाला है, उसका डेट लगा हुआ होता है। उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि मीटिंग जो है ये कितनी देर तक चलने वाली है, लेकिन ये जो ये पॉइंट है ये ऑप्शनल है। कुछ मीटिंग्स में ये सब ये पॉइंट इंक्लूड किया जाता है, कुछ मीटिंग्स में इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट ऑप्शनल है कि क्या इस मीटिंग में कुछ सर्व किया जाता है, किया जाएगा, जैसे कि टी, लंच, कॉफ़ी, जो कुछ भी सर्व किया जाएगा वो भी कुछ मीटिंग्स में इनको डिस्कस किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक नोटिस लगी हुई है, if the secretary of the MD of Indian government has to write a notice for a meeting with the manager, then he/she would probably write like this. तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल दी गई है कि किस तरह से नोटिस लिखी जाती है, किस तरह से नोटिस लगाई जाती है, उसका पैटर्न क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट्स 5 ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट्स न्यू दिल्ली, फिर नोटिस, फिर उसका लोकेशन दी गई है, फिर नोटिस लिखा गया है। फिर उसके बाद नोटिस में दिखाया गया है कि जो ये मीटिंग होने वाली है किनके दरमियान होगी, कहाँ पर होगी, किस दिन होगी, किस जगह होगी, ये सब चीज़ें इनमें डिस्कस किया जाता है। और टाइम क्या होगा, किस लोकेशन पे होगी, कॉन्फ्रेंस रूम जैसे यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो ये सब चीज़ इसमें डिस्कस किया जाता है, पूरी डिटेलिंग दी जाती है। तो इसके अलावा इसमें ये भी दिखाया जाता है कि प्रॉब्लम्स, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या रहने वाले हैं मीटिंग में। इसमें ये भी दिखाया जाता है, मतलब जो भी रीज़न है, जो भी सॉल्यूशन निकल सकता है, वो सब चीज़ें में डिस्कस की जाती है। फिर लास्ट में डेट लिखा जाता है। फिर ये भी लिखा मेंशन किया जाता है कि इस नोटिस को किन-किन लोगों में से शेयर किया गया है, यानी कॉर्बन कॉपी जो है इस नोटिस की वो किन-किन लोगों तक पहुँची है। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर रमन कुमार जो मैनेजर हैं
प्रोडक्शन मैनेजर है। उसके बाद मिस्टर रतन अहमद, ये भी मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है। इसी तरह से जो भी इंडिविजुअल्स जिन इंडिविजुअल्स को इस तरीके की नोटिस मिलती है, तो उनको इस तरह से कॉलम कॉपी में मेंशन किया जाता है इस तरीके के नोटिस को। तो उसके बाद एनक्लोजर लिखा जाता है, यानी a copy of the letter from the Saragoon governments regarding the problem of the last consignment। तो यहाँ पर एनक्लोजर में इस तरह से डिटेलिंग लिखी जाती है कि ये किस लिए, ये कहाँ से, ये लेटर कहाँ से है, नोटिस कहाँ से है और किसको देंगे। अब इसके बाद एजेंडा। एजेंडा जो है ये एक एजेंडा जो है ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, यानी जिन्हें फॉर्मल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। यानी जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जिन्हें फॉर्मल मीटिंग में डिस्कस करना है उनको हम एजेंडा कहते हैं। तो जो इस तरीके का लिस्ट है ये मीटिंग के एडवांस में ही बनाया जाता है, यानी मीटिंग से पहले ही इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, एजेंडा को पहले ही बनाया जाता है। और ये कौन बनाते हैं, ये सेक्रेटरी बनाते हैं या चेयरपर्सन जो है उस एजेंडा को पहले ही नोट डाउन करते हैं कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है, और सब इन चीज़ों को मेंशन करते हैं। तो एजेंडा जो है ये किसी भी मीटिंग की एक बैकबोन है, और उससे हर किसी, यानी जो मेंबर्स इस मीटिंग के होने वाले हैं उनको एक अवेयरनेस मिलती है, उन्हें फोकस करने का एक उससे फोकस कर सकते हैं कि मीटिंग का जो एक एजेंडा है वो किस तरह से फुलफिल हो, उन्हें किस तरह से डाइवर्ट नहीं होना है टॉपिक से, जो भी एजेंडा है वो मीट होना चाहिए। वो सब चीज़ें यानी वो एजेंडा से ही पता चलती है। जब एजेंडा पहले डिस्कस किया हुआ होता है तब जो मेंबर्स रहते हैं मीटिंग के वो डाइवर्ट नहीं होते हैं, अपने थॉट से वो डाइवर्ट नहीं होते, वो अब उनकी जो थिंकिंग है उस वो पर्टिकुलर टॉपिक की ओर रहती है। तो इस तरह से हमने कहा कि जो एजेंडा है ये बैकबोन रहती है, किसी भी मीटिंग की एक बैकबोन रहती है। तो यानी जो उसके मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं इस मीटिंग के, वो ताकि उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट ना हो, वो चैनलाइज ना हो, उनका जो आउटकम है वो फ्रूटफुल रहना चाहिए। जो भी इस मीटिंग का जो आउटकम है वो फ्रूटफुल होना चाहिए, यानी वो मीट होना चाहिए, वो एजेंडा मीट होना चाहिए, वो मेन पॉइंट रहता है। यानी इस एजेंडा को पहले ही मेंशन करने का ये मेन मकसद है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये किसी भी मीटिंग का एक बैकबोन रहता है। तो ये इससे एक मेंबर्स जो हैं, मीटिंग के मेंबर्स जो हैं वो वक्त का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो वक्त का पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं जो भी इन्हें वक्त दिया जाता है। यानी उसमें मेंशन किया जाता है कि ये जो मीटिंग है इसका पर्पस क्या है और इस मीटिंग को किस टाइम तक इसको फिनिश करना है, ताकि जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो मेंबर्स रहते हैं, जो अटेंडीज रहते हैं, उन्हें प्रॉपरली वो फोकस्ड रहते हैं कि मीटिंग की ओर, जो मीटिंग का टॉपिक रहता है उसकी ओर फोकस्ड रहते हैं, जो प्रॉब्लम यानी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना चाहिए उसकी ओर फोकस्ड रहते हैं। तो एजेंडा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले लेटर हेड जो है, ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटर हेड है वो होनी चाहिए, यानी उस पर वो मेंशन होना चाहिए। उसके बाद डेट, टाइम, प्लेस जो मीटिंग का है वो भी मेंशन होता है, वो भी एजेंडा में लिखा जाता है। फिर उसके बाद अपॉलजीज फॉर एब्सेंस, यानी जो भी इंडिविजुअल यानी एब्सेंट होगी इस मीटिंग में, एब्सेंट होने वाली है इस मीटिंग में, उनका एक नोट लिखा हुआ होता है, नोट ऑफ एब्सेंस, अपॉलजीज फॉर एब्सेंस। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग्स, यानी अगर प्रीवियस मीटिंग हुई है क्या उसके एजेंडाज जो भी थे उनको डिस्कस किया जाता है, शॉर्ट में उनको ब्रीफ में डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद जो भी मिनट से, जो भी प्रीवियस मीटिंग से, प्रीवियस मिनट से जो भी यानी मैटर्स अराइज हुए हैं उनको डिस्कस किया जाता है, उनको ब्रीफ में लिखा जाता है। फिर उसके बाद आइटम फॉर डिस्कशन, यानी इस मीटिंग में कौन कौन से आइटम्स डिस्कस होने वाले हैं वो सब इस एजेंडा में मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद जो अगर इसके अलावा और कोई मैटर होगा उसको भी डिस्कस किया जाता है।
फिर डेट, प्लेस, टाइम ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, वो सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। यानी ये सब चीज़ें जो है ये एजेंडा में ही ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो अब हम देखते हैं जो मिनट्स रहते हैं मीटिंग के। मिनट्स ऑफ मीटिंग हम किसको कहते हैं? जिससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये सारी फॉर्मल मीटिंग्स जो है उन्हें रिटन रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है डिस्कशन के लिए, उन्हें किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने के लिए एक रिटन रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए यानी इस एसेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक डिस्कशन किया जाता है, एक यानी डिफरेंट इश्यूज रेज किए जाते हैं, वो सब मीटिंग्स में, वो सब मिनट्स में वो डिस्कस होते हैं। तो इस मिनट्स में जब भी मिनट्स लिखे जाते हैं उसमें नोट्स भी बनाए जाते हैं जहाँ पर मेंशन किया जाता है कि यानी जो भी मीटिंग होती है वहाँ पर उस मीटिंग में जो भी यानी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी यानी कोई भी सॉल्यूशन होगा किसी भी प्रॉब्लम का, यानी जिसका वो मकसद होगा, उस मीटिंग का जो भी मकसद है उसकी उसका सॉल्यूशन लिखा जाता है, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस किया जाता है, उनको नोट डाउन किया जाता है कि क्या उसका सॉल्यूशन जो है वो एक्वायर हो चुका है कि नहीं, वो सब चीज़ें नोट डाउन की जाती है नोट्स में, वो सब लिखा जाता है। तो मिनट्स जो है ये हमेशा सेक्रेटरी प्रिपेयर करता है, या जो चेयरपर्सन का सेक्रेटरी होता है वो सब चीज़ें, वो सब इन चीज़ों को डिस्कस करता है, वो सब इन चीज़ों को नोट डाउन करता है, जो भी इस मीटिंग का जो भी मिनट्स है वो सब चीज़ें उनको नोट डाउन करता है। फिर नोट टेकिंग करने के बाद उन्हें कुछ स्किल्स की ज़रूरत ऑब्वियसली होती है, जैसे कि वो नोट डाउन उसको कर सकता है, यानी अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके वो सब उस मीटिंग के मिनट्स को नोट डाउन करता है। फिर उसके बाद वो रिपोर्टेड स्पीच टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो समराइज़ करता है जो भी इस मीटिंग के मिनट्स जो है उन सब चीज़ों को समराइज़ करता है, जो भी पर्पज़ रहता है उस मीटिंग का उसको यानी उसको डिस्कस करने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट में उनको कंपाइल करने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रिपोर्टेड स्पीच में ही लिखी जाती हैं, जो प्रपोज़ल होगा, सजेशंस होंगे, इन सब चीज़ों को रिपोर्टेड स्पीच में ही लिखा जाता है। और उसके बाद उनको लॉजिकल मैनर में, सीक्वेंशियल मैनर में उनको प्रेज़ेंट किया जाता है, उनको नोट डाउन किया जाता है, उसके बाद एज़ अ मिनट ये फिर बाकी इंडिविजुअल्स तक पहुँच जाते हैं। फिर हम देखेंगे फॉर्मेट जो है मिनट्स के जो फॉर्मेट है वो किस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि मिनट्स लिखे गए हैं तो मिनट्स की क्या-क्या फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है मिनट्स की। सबसे पहले नेम ऑफ बॉडी होनी चाहिए, फिर उसके बाद नेचर ऑफ मीटिंग क्या है वो सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। फिर डेट, टाइम है, प्लेस है, मीटिंग जिस जगह होगी, किस वक़्त होगी, कहाँ होगी, किस वक़्त पर होगी, वो सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, उस मीटिंग में लिखा जाता है। तो ये मेन चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस किया जाता है। तो मिनट्स जो है ये मेरी पहली मीटिंग के उनको यानी इनको डिस्कस किया जाता है, जैसे कि एमडी और मैनेजर के दरमियान मीटिंग है तो वहाँ पर मेंशन किया गया होगा कि किस टाइम पे थी, किस दिन पे थी, किस जगह पे थी, ये सब चीज़ें डिस्कस होता है मीटिंग में। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो भी इंडिविजुअल्स मीटिंग में प्रेजेंट होंगे उन सबको मिनट्स में डिस्कस किया जाता है, उन सबको मिनट्स में मेंशन किया जाता है विद प्रॉपर डिजिग्नेशन, जो भी उनकी डिजिग्नेशन होगी उनके साथ उनका नाम मेंशन किया जाता है, यानी जो भी अटेंडीज होंगे वो सब मिनट्स में मेंशन होते हैं, या जिन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था चाहे वो प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, उन सब इंडिविजुअल का नाम विद डिजिग्नेशन उनको मेंशन किया जाता है, मिनट्स में लिखा जाता है। फिर इसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स जो होंगे उन्हें डिजिग्नेशन के बगैर, कुछ इंडिविजुअल्स को यानी डिजिग्नेशन के बगैर उनको मेंशन किया जाता है मीटिंग में। वो यूजुअली इनफॉर्मल मीटिंग होती है जहाँ पर इंडिविजुअल्स को या अटेंडीज को डिजिग्नेशन के बगैर उनको मेंशन किया जाता है, उनकी प्रेजेंस को मेंशन किया जाता है, उनको हम इनफॉर्मल मीटिंग्स कहते हैं। लेकिन फॉर्मल मीटिंग्स में डिजिग्नेशन का होना, यानी जो भी अटेंडीज की डिजिग्नेशन है उनका लिखना बहुत ही ज़रूरी है, उनके नाम के साथ उनके डिजिग्नेशन को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए एक सेपरेट कॉलम रहता है इंडिविजुअल के लिए, यानी जो भी मीटिंग जिन्होंने अटेंड की होगी तो उनके लिए एक सेपरेट स्पेस होती है
जहाँ पर उन लोगों के नाम को मेंशन किया जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही इंडिविजुअल के नाम को मेंशन किया जाता है, जैसे ही उनकी डिटेल्स को इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद जो एजेंडा होता है उसको मेंशन किया जाता है, उसको लिखा जाता है। जो इंडिविजुअल्स यानी समहाउ वो मीटिंग पर नहीं पहुंच सकते या वक्त पर नहीं पहुंच सकते या मीटिंग को अटेंड नहीं कर सके, जिन्हें कहा गया था, जिन इंडिविजुअल्स को इनवाइट किया गया था मीटिंग के लिए, जिन्हें बुलाया गया था मीटिंग के लिए, तो कभी कभार कुछ इंडिविजुअल्स नहीं पहुंचे, तो उन इंडिविजुअल्स का नाम मेंशन होता है विद डिजिग्नेशन और विद अपॉलॉजीज के साथ, यानी उनकी एब्सेंस को मेंशन किया जाता है, उनको भी रीड आउट किया जाता है। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग्स, यानी जो भी प्रीवियस मीटिंग उसकी रेक्टिफिकेशन हो, अगर जो हो उसको भी डिस्कस किया जाता है नई मिनट्स में। तो यानी जो भी लास्ट मीटिंग में जो कुछ भी डिस्कस हुआ होता है, अगर जो इस मीटिंग के रिलेटेड है, उन सब चीज़ों को इस मिनट में भी, इन मिनट्स में भी डिस्कस किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उस प्रीवियस रिकॉर्ड को फॉलो किया जाता है। फिर जो कुछ भी यानी कोई भी डिस्कशन अराइज हुआ हो प्रीवियस मीटिंग के रिलेटेड, उन सब चीज़ों को मेंशन किया जाता है, उनको भी मिनट में, प्रेजेंट वाले मिनट्स में भी लिखा जाता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही प्रीवियस इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, वो रिपोर्ट होती है, फिर उसके बाद जो भी डिस्कशन होते हैं, यानी जो नई मीटिंग के डिस्कशंस होते हैं, नई मीटिंग के एजेंडाज होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको मेंशन किया जाता है, एक यानी इनको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसके अलावा जो लैंग्वेज रहती है, यानी लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द मिनट्स, वो हमेशा फॉर्मल रहती है, यानी फॉर्मल राइटिंग रहती है। वो स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और पर्टिकुलर फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से नेम ऑफ बॉडी होती है पहले, फिर नेचर ऑफ मीटिंग रहती है, फिर डे टाइम प्लेस ऑफ द मीटिंग, वो सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। फिर एजेंडा लिखा जाता है, फिर नेम ऑफ इंडिविजुअल्स, उनके जो अटेंडीज होते हैं विद डिजिग्नेशन के साथ उन्हें मेंशन किया जाता है। फिर ये भी लिखा जाता है कि जो इंडिविजुअल प्रेजेंट, जिन्हें प्रेजेंट होना चाहिए था और वो किसी चीज़ के कारण, किसी यानी इमरजेंसी के कारण वो मीटिंग में नहीं आ सके, तो उनका नाम मेंशन किया जाता है विद अपॉलॉजीज ऑफ एब्सेंस, वहाँ पर वो सब चीज़ें मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद अगर प्रीवियस मीटिंग इसके रिलेटेड हो, उसकी जो रेक्टिफिकेशंस लिखी जाती हैं, या अगर इस मीटिंग के रिलेटेड जो कुछ भी यानी सोल्यूशन जो भी है इस मीटिंग का, वो सब चीज़ें उन्हें मेंशन किया जाता है। फिर लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना पड़ता है। फॉर्मल मीटिंग में फॉर्मल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें इस तरह से मेंशन किया जाता है, एक रिकॉर्ड रहता है, मीटिंग का एक रिकॉर्ड रहता है, जो कुछ भी डिस्कस हुआ है मीटिंग के अंदर, वो सब चीज़ें डिस्कस की जाती है, वो सब चीज़ें मिनट्स में मेंशन की जाती है। रेजोल्यूशन लिखा जाता है, रिकमेंडेशन लिखी जाती है, डिस्कशन जो कुछ भी हुआ है उसको मेंशन किया जाता है, जो भी एक्शंस लिए जाते हैं या लेने वाले होते हैं इस मीटिंग के, जो कुछ भी यानी इस मीटिंग का जो भी एजेंडा होता है उसके रिलेटेड वो सब चीज़ें मीटिंग में मेंशन की जाती हैं, यानी इन सब चीज़ों को फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। फिर इसमें हमेशा जब भी मिनट्स लिखे जाते हैं, इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्रिसाइज वे में, यानी प्रिसाइजली इन सब चीज़ों को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी डिस्कशन किया जाता है मीटिंग के अंदर, उनको एक कलेक्टिव वे में उनको प्रेजेंट किया जाता है, उनको समराइज़ किया जाता है, एक पॉइंट्स में समराइज़ किया जाता है। फिर जो कुछ भी सजेशन रहती है, इंडिविजुअल की सजेशन रहती है, प्रपोजल रहता है, वो सब चीज़ें उन मीटिंग्स में, मिनट्स में उन सब चीज़ को मेंशन किया जाता है। अब हम देखते हैं वोकैबुलरी यानी कुछ अल्फाज जो इस लेसन के रिलेटेड है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पर इडियम्स दिए गए हैं। इन इडियम्स को हमें दूसरे बॉक्स यहाँ पर जो मीनिंग लिखा गया है उनके साथ हमें इन्हें मिलाना है।
यानी जो ऊपर इडियम्स दिए गए हैं उन इडियम्स को देखना है कि उनका प्रॉपर मीनिंग क्या हो सकता है, यानी इन्हें हमें मैच करना मीनिंग के साथ, मीनिंग वाले बॉक्स के साथ। जैसे सबसे पहले अगेंस्ट योर बेटर जजमेंट, अगेंस्ट योर बेटर जजमेंट जो है ये एक इडियम है जिसका माने है टू मेक अ डिसीजन दैट यू बिलीव इज नॉट द बेस्ट, यानी इस इडियम का मीनिंग है। फिर उसके बाद ऑन द फेंस, ऑन द फेंस का मतलब है अनडिसाइडेड, टू बी अनडिसाइडेड। फिर कम टू द टेबल, कम टू द टेबल जो है इसका मीनिंग है टू मीट फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए मिलना, उसको हम कहते हैं कम टू द टेबल। इसी तरह से पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल, पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल जो है हम उसको कहते हैं टू एक्सप्लेन व्हाट यू थिंक एंड वांट। पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल यानी जो कुछ भी आपको बताना है आप खुलकर बता सकते हैं। फिर उसके बाद ड्रॉ अ लाइन एट डूइंग समथिंग, टेक अ प्लंज, यानी जो इस इडियम का मीनिंग है वो है टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, यानी कुछ ना करना, ये फैसला लेना कि इसका कुछ ना किया जा सके। फिर टेक द प्लंज, टेक द प्लंज जो है उसका मीनिंग जो है वो है टू मेक अ डिसीजन दैट इज डिफिकल्ट और रिस्की, यानी कोई भी मुश्किल डिसीजन जो रिस्की होगा उसको हम कहते हैं टेक द प्लंज। इसी तरह से गिव एंड टेक, गिव एंड टेक जो है ये हम अक्सर मिनट्स में हम इस तरीके के इडियम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो गिव एंड टेक का मीनिंग जो है वो है टू एक्सचेंज ऑफ सम ऑफ व्हाट यू वांट फॉर सम ऑफ व्हाट समवन एल्स, यानी the exchange of some of what you want for some of what someone else wants, यानी उसके एक्सचेंज में लिखना है जो आप चाहते हैं या जो कोई और चाहता है उसके एक्सचेंज में। इसी तरह से बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस हम किसको कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, टू हैव ओनली बैड चॉइसेस। फिर इसी तरह से हैमर समथिंग आउट, हैमर समथिंग आउट एक इडियम है जिसका माने है टू क्रिएट एन एग्रीबल सॉल्यूशन। फिर इसी तरह से मीट समवन हाफ वे, मीट समवन हाफ वे जो है वो हम कहते हैं एक्सेप्ट पार्ट ऑफ व्हाट समवन एल्स वांट, जो कुछ भी इंडिविजुअल जो हिस्सा लेना चाहता है, जिसमें हिस्सा लेना चाहता है उसको हम कहते हैं टू एक्सेप्ट पार्ट ऑफ व्हाट समवन एल्स वांट, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो ये कुछ इडियम्स हैं जो हम मिनट्स यानी इस तरीके की राइटिंग, इस तरीके की बिजनेस राइटिंग में इन इडियम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं तहरीर पर, यानी कुछ राइटिंग स्किल्स हैं। इसमें हम देखेंगे, इसमें जो कुछ भी यानी यहाँ पर दिया गया है कि द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द एनर्जी कंसर्न्स हैज़ अ मीटिंग ऑन 27 Feb 2XX in order to discuss a policy measure for their employees. The policy is regarding establishing a recreational area for all the employees in the factory premises. The place has to be a friendly zone and as well as utilize all the measures to save the energy. यानी एक मीटिंग बुलाई गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है डायरेक्टर ऑफ एनर्जी कंजर्व के, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है 27 फरवरी को। तो अपने मुलाजिम के लिए एक नई पॉलिसी इक़दाम पर तबादला ख्याल करने के लिए मीटिंग की गई है, जहाँ पर आपको उस मीटिंग को लिखना है, उसके मिनट्स को लिखना है। आप किस तरह से उसको लिखेंगे, एक एक्टिविटी है, आप अपने दोस्तों के साथ इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रामर पर। ग्रामर में हम देखेंगे कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, जहाँ मैनेजर प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो कहते हैं सेट द वर्कर्स स्ट्राइक क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद द प्रोडक्शन। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, जो भी प्रोडक्शन मैनेजर ने जो कुछ भी कहा है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, मतलब एग्जैक्टली वही वर्ड्स है जो उन्होंने कहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, गिव द माइक्रो रूल्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो ऊपर वाला डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है उसको किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं।
The manager of production said that the workers' strike had created problems with production. तो यहाँ पर हमने ऐड किया इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव किया, यहाँ पर सैड दैट का इंक्लूड हमने किया इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके। फिर उसके बाद हमने जो वर्कर्स है हमने इसके बाद जो क्रिएटेड है ऊपर डायरेक्ट स्पीच में क्रिएटेड हमने ये पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पर, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज किया, हैड क्रिएटेड में इसको चेंज किया। तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से बनती है विद सम रूल्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे भी मेंशन किया गया है क्रिएटेड, और क्रिएटेड चेंज हुआ है हैड क्रिएटेड में। इसी तरह से इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज present or a future tense, the tense of the verb is indirect speech remains unchanged. तो अगर से present या future tense में अगर reported verb होगा तो जो tense रहता है यानी indirect speech में वो unchanged रहता है। जैसे कि the MD says collaboration is the need of the hour, इसका indirect speech क्या हो जाएगा, जो inverted commas हैं वो क्रॉस आउट हो जाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के बजाय हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। The MD says that collaboration is the need of the hour. ये जो ऊपर हमने देखा जो ये वाला सेंटेंस है collaboration is the need of the hour, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस चेंज नहीं होते, तो वापस ही हमने इसका टेंस इसी तरह से यूज किया। तो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से होते हैं, आई वर्क फॉर BML, ही सेड दैट ही वर्कड फॉर BML, तो इस तरह से हम उनको चेंज कर सकते हैं। आई एम वर्किंग फॉर BML, ही सेड दैट ही वाज वर्किंग फॉर BML। तो यहाँ पर एम जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। I was working for BML. He said that he had been working for BML. तो यहाँ पर भी हम टेंसेस देख सकते हैं चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें चेंज हो गया। I have worked for BML. He said that he had worked for BML. I will work for BML. He said he would work for BML. I may or can work for BML. He said he might or could work for BML. तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक्चुअल रिपोर्टेड स्पीच हम इस तरीके की भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चेकर प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें लानी है। चेंज द फॉलोइंग इंटर रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच, हमें यहाँ पर रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, जो भी यहाँ पर सेंटेंसेस दे रहे हैं। The president told his employees there will be bonus for all. तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, हमें इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। The president told his employees, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स कैंसिल हो जाएगी, दैट का इस्तेमाल होगा। The president told his employees that there will be bonus for all. तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस जो है ये चेंज नहीं होता, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस चेंज नहीं होता, बल्कि पास्ट जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया पास्ट टेंस चेंज हो जाता है। पास्ट सिंपल जो है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। इसी तरह से द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज, तो उसको हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। द कैप्टन कमांडर, या हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। इसी तरह से द कस्टमर सेड आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू कार, तो यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। The customer said that he was thinking of buying a new car. The lady said, I am very interested in working for you. तो इसको हम किस तरह से indirect speech में change करते हैं। The lady said that she was very interested in working for me. तो यहाँ पर you जो है ये change हो गया me में, और आई यहाँ पर चेंज हो गया, ये थर्ड पर्सन में चेंज हो गया, क्योंकि ये जो लेडी को ये रेफर कर रहा है, तो लेडी जो है ये थर्ड पर्सन है, तो शी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड, शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड। तो इसी तरह से द डायरेक्टर टोल्ड द मैनेजर प्लीज डोंट मेंशन द प्लान टू एनीवन,
तो यहाँ पर इस डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे, द डायरेक्टर टू द मैनेजर नॉट टू मेंशन द प्लान टू एनीवन, नॉट टू मेंशन द प्लान टू एनीवन। तो यहाँ पर प्लीज जो है ये हमने इसको कट ऑफ कर दिया, नॉट टू मेंशन द प्लान टू एनीवन। इसी तरह से नेक्स्ट द मैनेजर सेड टू हिज सेक्रेटरी डोंट पुट ऑल एनी कॉल्स थ्रू टू माय ऑफिस। तो यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं कि कोई भी कॉल जो है मेरे ऑफिस में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, द मैनेजर आस्क्ड हिज सेक्रेटरी नॉट टू पुट एनी कॉल थ्रू टू हिज ऑफिस। यहाँ पर माई जो है ये चेंज हो गया हिज में, क्योंकि यहाँ पर माई जो है थर्ड पर्सन को मेंशन कर रहा है। द फैक्ट इसके बाद I will show the visitor round the factory tomorrow, said the factory in charge. यहाँ पर जो है said the factory in charge, ये लास्ट में मेंशन किया गया है, कहीं पर ये पहले ही मेंशन किया जाता है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उनको इन्वर्टेड कॉमर्स में पहले कहीं पर रखा जाता है, फिर रेफर किया जाता है कि किसने बोला, या कभी कभार ये पहले ही मेंशन होता है, फिर लास्ट में रिपोर्ट स्पीच जो भी हमने की है उसको लास्ट में मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस तरह से लिखते हैं, द फैक्ट्री इन चार्ज सेड दैट ही वुड शो द विजिटर राउंड द फैक्ट्री नेक्स्ट डे। इसी तरह से नेक्स्ट द आई मे वर्क फॉर एवर सेड द यंग मैन। तो यहाँ पर भी लास्ट में है, तो रिपोर्ट स्पीच जो है हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, द यंग मैन सेड दैट ही माइट वर्क फॉर एवर। इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, यानी ये डिपेंड होता है कौन सा पर्सन की ओर मेंशन हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसके अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इस यूनिट के इख्तिताम पर आ जाते हैं। इस यूनिट में हमने देखा कि बिजनेस जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हमने डिस्कस किया, इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जैसे कि डाउनवर्ड नॉन इंटरेक्टिव इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से मिनट्स लिखे जाते हैं, एजेंडा क्या होता है मीटिंग का, वो सब हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। उसकी फॉर्मेटिंग हमने डिस्कस की, कुछ वोकैबुलरी जो है इसके रिलेटेड इडियम्स जो थे वो भी हमने इस यूनिट के रिलेटेड डिस्कस किया। फिर हमने इस यूनिट में एक्टिविटीज़ भी की, कुछ एक्टिविटीज़ भी की। फिर देखा जो ग्रामर जो है हम मिनट्स में इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, तो उनको भी हमने देखा। रिपोर्टेड स्पीच का हम इस्तेमाल करते हैं, नरेशंस को हम कहते हैं, उनका हमने को भी देखा एक्टिविटीज़ के साथ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, जिसका नाम है एक्सटर्नल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस फर्स्ट। तो इससे पहले हमने इंटरनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को हमने देखा, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इस यूनिट का साफ कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर इस यूनिट का एक थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, फिर हम बात करेंगे जुबान का फोकस, पढ़ना, मालूमाती और कायदे की मुख्तलिफ इकसाम, फिर हम बात करेंगे अल्फाज को हम देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अल्फाज की मानी, जो मल्टीपल मीनिंग रहते हैं वर्ड्स के उनको भी हम देखेंगे। फिर सुनना, फिर तहरीर, फिर ग्रामर में हम देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव यानी इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में हम देखेंगे जो भी एक्सटर्नल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, हम किसको एक्सटर्नल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं वो हम देखेंगे, उसके एग्ज़ाम हम देखेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को हम देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे इनफॉर्मल परसुएसिव लेटर्स किनको कहते हैं, रूटीन लेटर्स किनको कहते हैं, सेल्स लेटर्स क्या होती हैं, लेटर फॉर स्पेशल पर्पस उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर होता है प्रॉब्लम लेटर्स, हाउ टू राइट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ कोटेशन, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। फिर देखेंगे सेल्स लेटर्स क्या होती हैं, प्रोस्पेक्टिंग लेटर्स क्या होती हैं, जो भी कवर लेटर जो विद ऑफर्स, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फॉलो अप लेटर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, सेल्स एप्रिसिएशन लेटर्स, उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के वार्म अप पर। अगर हम आपकी
टेक्स्ट में देखेंगे, आपके टेक्स्ट में यानी इस यूनिट में एक वार्म अप दिया गया है, जहाँ पर 2 लेटर्स दी गई हैं। जो 2 लेटर्स जो हैं ये एक ही पर्सन को जा रही हैं, लेकिन इन दोनों लेटर्स का मुख्तलिफ पर्पस है। लेटर एक ही बंदे को जा रही है, यानी पढ़ने वाला दोनों लेटर्स का एक ही होगा, लेकिन दोनों लेटर मुख्तलिफ पर्पस, मुख्तलिफ रीज़न्स के लिए लिखी जा रही है। तो आपको देखना है कि क्या इन दोनों लेटर्स का जो टोन है वो सेम है, उनकी फॉर्मेटिंग जो है वो सेम है, कंटेंट जो है क्या वो सेम है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। और ये भी देखना है कि क्या इसमें जो भी डिफरेंस है या सेमनेस है वो किस हद तक है और क्या है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। तो आपको 2 लेटर्स दी गई है, जैसे ही आप उन दोनों लेटर्स को देखेंगे, आप पहली वाली जो लेटर है वो एक एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी बिजनेस पर्पस के लिए लिखी गई है। और जो सेकंड लेटर है, यानी जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर जो है उसमें फॉर्मल टोन है, उसमें कंटेंट, नेचर ऑफ कंटेंट जो है वो कंप्लेंट है, ये बिजनेस कंटेक्स्ट में इसको लिखा लिखा गया है। वो जो फर्स्ट लेटर है ये इनफॉर्मल लेटर है, ये कैजुअल है, ये नॉन बिजनेस लेटर है, तो नॉन बिजनेस कंटेंट है इसमें, कंटेंट एंड कंटेक्स्ट दोनों है इसमें। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों लेटर में। अगर जो दोनों को एक ही पर्पस, एक ही बंदे को लिखा जा रहा है, लेकिन पर्पस उसका डिफरेंट है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं ज़ुबान का फ़ोकस, यानी जो ज़ुबान का फ़ोकस रहता है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज को हमें देखना है। हम अक्सर लैंग्वेज को दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन फॉर्म में भी, रिटन फॉर्म में भी। अगर हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक पर्पस में हम रिटन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं और स्पोकन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो वर्ड्स हैं या कुछ फ्रेजेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी वर्ड्स फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है वो हम यानी प्रॉपरली उनको इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो पर्पस है, लेटर लिखने का पर्पस है, उसके बेसिस पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो है ये डिपेंड होता है कि लेटर का पर्पस क्या है, उस पर डिपेंड होता है। तो यानी उसकी फॉर्मेटिंग भी उसी पे डिपेंड होती है कि जो लेटर का पर्पस क्या है, उसके यानी उसके वर्ड स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, यानी कंटेंट पे ही डिपेंड होता है उसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसका उसकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो क्या होगी, उसी पे डिपेंड होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑफिशियल लेटर्स में किस तरह से टोन मेंटेन किया जाता है, उसमें जो राइटिंग स्टाइल होता है वो किस तरह से पोलाइट होता है, किस तरह से हम यानी इन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं, जो भी हमारा पर्पस रहता है, लेटर लिखने का पर्पस जो रहता है, उन सब चीज़ों को किस तरह से जो फॉलो अप किया जाता है, उनको किस तरह से मेंटेन किया जाता है, राइटिंग स्टाइल किस तरह से रखा जाता है, टोन किस तरह से रखा जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर डियर Mr. Sareem, thank you for your gracious letter of the 7th instant. In response to your query, I wish to state that we no longer sell the equipments you inquired about. We advise that the sunburn and cold could be of some help to you. You may address further correspondence to that firm for assistance in the matter. Thank you, yours sincerely, Hithin Saxena, Store Manager. तो यहाँ पर एक लेटर लिखी जाती है, लेकिन इस लेटर में कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो ओमिट होने चाहिए, जो अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे कि इसमें वर्ड ग्रेशियस है, ग्रेशियस लेटर ग्रेशियस नहीं होना चाहिए। द सेवंथ इंस्टेंट ये भी एक ओमिटेड यानी एक ये वर्ड जो है ओमिट होना चाहिए। इसमें एक और वर्ड है आई विश टू स्टेट, इस तरह की फ्रेजेस हैं। बी एडवाइज्ड, इन वर्ड्स का कम इस्तेमाल होना चाहिए फॉर्मल लेटर में। इनको आर्टिक टर्म्स कहते हैं, आर्टिक वर्ड्स कहते हैं, आर्टिक फॉर्म्स भी कहते हैं। तो इनको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, जैसे कि डियर मिस्टर Serene, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ द 7th of October to 20 We no longer sell the equipments you inquire about. However, we are aware that Sanborn Co. deals with such items. The company executive may be able to help you. You may like to write to them for assistance. Yours sincerely, Hithin Saxena, Store Manager. तो इस तरह से इन वर्ड्स को ओमिट करके दूसरे वर्ड्स को इस तरह से इसका जो राइटिंग स्टाइल है उसको किस तरह से चेंज किया गया है। जो ये आर्टिक वर्ड्स हैं, आर्टिक फ्रेजेस हैं, ग्रेशियस, एम्फेलिस्ट,
इनको किस तरह से अवॉइड किया जाता है, या आई विश टू स्टेट, इस तरह से इन सब वर्ड्स को, इन सब फ्रेजेस को अवॉइड किया जाता है। अब हम आ जाते हैं पढ़ने पर, यानी रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड पर्सुएसिव लेटर्स, यानी मालूमाती और तारीफी की मुख्तलिफ इक़साम को हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ बिजनेस जो भी लेटर दी गई है, there are various kinds of business letters which may be classified according to the nature of the situation for which the letter is written. यानी बहुत सारी बिजनेस लेटर के एग्जाम है, उन बिजनेस लेटर्स को किसी पर्पस, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। उनका नेचर जो है वही डिसाइड करता है कि उनका स्टाइल किस तरह से हो सकता है। तो यूजुअली लेटर्स को किस तरह, बिजनेस लेटर्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक है इन्फॉर्मेटिव और पर्सुएसिव, रूटीन सेल्स लेटर्स भी कहते हैं। तो लेटर जो है ये हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखी जाती हैं, या प्रॉब्लम लेटर्स होती हैं। यहाँ पर कुछ लेटर्स के टाइप्स दिए गए हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स, और उनकी जो लेटर लिखने का जो एक रीज़न होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इन्फॉर्मेटिव एंड पर्सुएसिव लेटर में ये, जैसे कि इसमें रूटीन लेटर्स होते हैं। रूटीन लेटर्स में हमेशा कुछ की इंक्वायरी की जाती है, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी की जाती है। इसमें इंफॉर्मेशन हासिल करने की एक पर्पस रहता है उसका, उसमें रिक्वेस्ट रहती है, उसमें कोटेशंस रहती है, ऑर्डर्स हैं, एक्सेप्टेंस रहती है, या पेमेंट भी इसमें मेंशन किया जाता है। तो ये बेसिक रीज़न रहता है रूटीन लेटर लिखने का। उसके बाद सेल्स लेटर, सेल्स लेटर्स में एक प्रमोशनल पर्सपेक्टिव मेंशन किया जाता है। इसमें कवर लेटर में ऑफर्स मेंशन किए जाते हैं, फ्लायर्स और कैटलॉग्स और सब चीज़ें उनमें मेंशन की जाती है। इसमें प्रपोजल लेटर्स होते हैं, इनमें कॉल ऑफ लेटर्स भी होते हैं, इसमें सेल्स एप्रिशिएशन लेटर्स भी इनमें इंक्लूड हैं। इसके बाद लेटर फॉर द स्पेशल पर्पस, यानी जो स्पेशल पर्पस के लिए लेटर लिखी जाती हैं, उन लेटर्स में क्या क्या होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें, मेन एलिमेंट्स शामिल होती हैं। एजेंसी लेटर्स रिलेटेड टू बैंक्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, कंपनी, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज को लिखा जाता है। या पर्सनल लेटर जो है ये हमेशा एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड होती हैं, या इनमें सर्कुलर्स भी शामिल होते हैं, स्टेटस इंक्वायरीज भी होती हैं, फाइनेंस, ये फाइनेंस को हासिल करने के लिए इस तरीके के लेटर्स लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम लेटर्स, प्रॉब्लम लेटर्स में हमेशा कंप्लेन लिखी जाती है, इसमें फॉलोअप्स होते हैं, इसमें कंसेशंस होते हैं, इनमें जो जो भी कलेक्शन लेटर्स होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ ओवरड्यूज या पेंडिंग के रिलेटेड जो भी कलेक्शन लेटर्स है, उन सब चीज़ों को इनमें मेंशन किया जाता है, प्रॉब्लम लेटर्स में मेंशन किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। जो एक लेटर का एक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम डेट को मेंशन करते हैं, फिर हमें किसे लिखना है उसको मेंशन करते हैं, कंपनी को लिखा जाता है, उसके एड्रेस को लिखा जाता है, विद सिटी एंड पिन कोड, वो सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। फिर हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी जो भी पर्पस है लेटर लिखने का जो पर्पस है वो लिखा जाता है। फिर डियर सेलिब्रेशन, यहाँ पर उसका नाम फिर मार्क किया जाता है, जो भी जिस इंडिविजुअल को हम लिखते हैं, मिस्टर मिसेस जो भी है, उसका लास्ट नेम यहाँ पर मेंशन किया जाता है। फिर लेटर में जो कुछ भी लिखना है, जो भी पर्पस होगा लेटर का, वो सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल को अगर हम पढ़ें, वी saw your advertisement in the last issue of the monthly magazine Garment Today. We require India and Western style dresses for women of all the age groups for our store in Connaught Place, New Delhi. We would like to have a look at some sample dresses and the prices before we can place an order with you. Please let me know when we can see them. तो यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट में जो मैगजीन के रिलेटेड लास्ट इशू में जो भी एडवर्टीजमेंट रखा गया था उसके रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। फिर उसके बाद जो पर्पस रहता है, जो एजेंडा रहता है इस लेटर का, वो सब चीज़ उसको मेंशन की जाती हैं। फिर उसके बाद लास्ट में सिंसियरली, फिर अपना नाम, अपना एड्रेस, अगर आपका एड्रेस लेटर हेड पे मेंशन ना किया हो तब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और एग्जांपल है, लेटर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस प्लान। तो यहाँ पर जो बेसिक रीज़न जो है लेटर लिखने का वो है कि बिजनेस प्लान को इन्फॉर्मेशन हासिल करना है, एक बिजनेस प्लान के लिए रिलेटेड लिखी जाती है। तो इसमें सबसे पहले डेट मेंशन किया जाता है। यहाँ पर हम योर एड्रेस इज इफ नॉट यूजिंग लेटर हेड
हेड, अगर जो लेटर हेड पे आपका मेंशन एड्रेस, जो एड्रेस है वो मेंशन नहीं किया गया है, तब जाके आपको यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है। अगर जो लिखा गया है वहाँ पर लेटर हेड पे यूजुअली लिखा जाता है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पहले ही मेंशन होती है, तो लेटर में इस तरीके की फिर से इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है। अगर से नहीं तो हमें नेम लिखना है, कंपनी एड्रेस, सिटी, पिन कोड, फिर सब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है इस लेटर का, वो सब चीज़ें लिखनी है। सीकिंग हेल्प फॉर द बिजनेस प्लान, तो उसको लिखी जाती है, उसको विद सेलिब्रेशन मार्क्स के साथ उनको मेंशन किया जाता है। फिर जो भी लेटर है उसका रीज़न है, वो सब चीज़ें इसमें सब इंक्लूड किया जाएगा। फिर सिंसियरली योर नेम, एड्रेस, इफ नॉट इन लेटर है, अगर आपका एड्रेस लेटर है नहीं है तब जाके यहाँ पर भी आपका अपना नाम और आपका एड्रेस ज़रूर लिखना है। अब आ जाते हैं हम तहरीर पर। तहरीर में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीएफएल कंपनी जो है, सीएफएल कंपनी लिमिटेड से इन बल्ब के बारे में इंक्वायरी करें जिन्हें आप अपने दफ्तर में तब्दील करना चाहते हैं। तो आपको इन बल्ब के रिलेटेड इंक्वायरी करनी है, तो आपको लेटर लिखनी है। तो ये पर्पज़ है लेटर लिखने का, आप लिख सकते हैं। आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग का ख्याल रखना है। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स गियर के अपने नए मंसूबे के अपने मंसूबे के लिए क्लाइंट का ऐलान कर रहे हैं, यानी आप इसमें एक नए वेंचर का ऐलान कर रहे हैं। तो इसके लिए एक कवर लेटर जो है उसको लिखना है और अपने खत में अपनी वेबसाइट का यूआरएल शामिल करना है। याद रखिए, यानी आगे आपको यहाँ पर एक एज अ स्पोर्ट्स गियर है, एक आप एक कैटलॉग अनाउंस कर रहे हैं, नया कैटलॉग अनाउंस कर रहे हैं, तो आपको कैटलॉग, आपको कवर लेटर में मेंशन करना है, यूआरएल, पहले तो पर्पस लिखनी है, पहले लेटर लिखनी है पूरी तरह से जैसे आप लिखते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो उसके बाद कवर लेटर में आपको अपना यूआरएल जो है आपकी वेबसाइट का यूआरएल है वो सब मेंशन करना है। तो ये एक्टिविटी है, ये आप अपने दोस्तों के साथ इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रामर पर। तो मौजूदा कामिल या कामिल मसल से ज़माना जो है, प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है यहाँ पर read the sentence given below, they are the form of the unit. They are from the unit. I have recently bought an LCD TV from the showroom. Yeah, next example we have already read about different kinds of non-interactive internal. I have, yeah, this example, I have been a regular customer of your business and I have always admired the way you operate and handle it. तो ये एग्जाम्पल दी गई है, इनमें से कुछ वर्ड्स जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में है, जैसे कि हैव या हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर होगी और हैव या हैड होगा तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम देख सकते हैं पहली वाली एग्जाम्पल में हैड रिसेंटली, तो रिसेंट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और रिसेंटली जो है ये पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी बॉट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो हैड और बॉट वर्ब ये जो है यहाँ पर एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी जो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हमेशा टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, यानी प्रेजेंट रिजल्ट क्या होगा, किसी भी पास्ट एक्शन का जो प्रेजेंट रिजल्ट होता है तो उस टाइम हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जब इस तरीके की सिचुएशन को हमें मेंशन करना होगा। जैसे आई हैव गिवन यू रिपोर्ट, आई हैव गिवन यू रिपोर्ट टू द डायरेक्टर, यानी वो अभी भी वो रिपोर्ट अभी भी डायरेक्टर के पास है। या आई हैव सेंड देम द सैंपल दे वांटेड, यानी उन्होंने आपने आई हैव सेंड देम सैंपल्स दे वांटेड, जो भी वो सैंपल्स चाहते थे मैंने उन्हें वो सैंपल्स भेजे, तो यानी भेजे हुए हैं। आई हैव सेंड देम एंड दे आर इन पोस्ट नाउ, यानी वो पहुंच रहे हैं या पहुंचे हुए हैं वहाँ पर। इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उन एक्शंस को दिखाने के लिए जो रिसेंटली फिनिश हुए हैं, जिनका एक अननोन अनस्टेटेड टाइम है, जैसे कि ऑफ्टन, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सिंस, तो इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्नील हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड, या आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द रिपोर्ट,
माय ऑफिस हैज़ बीन हियर सिंस 1950. हैव यू स्पोकन टू सुशांत? तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब इस यूनिट में हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सटर्नल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में हम किस तरह से राइटिंग करते हैं, राइटिंग फॉर्मेट क्या रहता है, वो सब चीज़ें हमने इस यूनिट में डिस्कस की। आपका शुक्रिया।